नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो हमारी आधी यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी त्वरित्र वाली, एक्सीलेटर वाली, उसका आधा पार्ट जो है डिटेक्टर वाला, उसकी हम पहली वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। ये वीडियो बीएससी बीएड 4th ईयर के अंदर यूनिट नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है, यानी लेक्चर नंबर 14 है। 13 लेक्चर में त्वरित्र के बारे में उनकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज उनका 14 लेक्चर है। यानी कि त्वरित्र और जो संसूचक होते हैं डिटेक्टर, वो दोनों मिलके एक यूनिट कंप्लीट करते हैं। यही सिस्टम जनरल बीएससी 3rd ईयर में है और यही सिस्टम आपका बीएससी बीएड 4th ईयर में है। जनरल बीएससी 3rd ईयर का जो तीसरी यूनिट है उसका ये वीडियो रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरा पेपर जो है जनरल बीएससी 3rd ईयर का, उसमें न्यूक्लियर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स आती है। 3 यूनिट तो न्यूक्लियर फिजिक्स की हैं स्टार्टिंग की, और बाकी 2 यूनिट है वो सॉलिड स्टेट की होती हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की जो तीसरी यूनिट है, जिसमें एक्सीलेटर और डिटेक्टर आते हैं, त्वरित्र और आपके संसूचक आते हैं। त्वरित्र मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और डिटेक्टर आज मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिटेक्टर क्या होते हैं, संसूचक क्या होते हैं, कौन से सिद्धांत पे वो काम करते हैं। उसके बाद हम मोस्टली 3-4 टाइप के डिटेक्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, डिटेक्टर संसूचक, जब एक आवेशित कण किसी गैस में प्रवेश करता है, देखिए हम एक कंटेनर में गैस लेंगे, गैसों का मिश्रण लेंगे, उसमें आवेशित कण को हम उसमें प्रवेश करवाएंगे। आवेशित कण की जगह अल्फा, बीटा, गामा रे हो सकती है, एक्स किरण हो सकती है, या फोटोन भी हो सकता है। अगर उनको हम प्रवेश करवाते हैं तो वह गैस के परमाणुओं को आयनों में विभक्त कर देता है। तो उन आयनों की जो आयन बनेंगे, उनकी पहचान और संख्या का पता लगाने के लिए जो उपकरण, जो डिवाइस हम यूज करते हैं, उसे ही डिटेक्टर बोला जाता है, संसूचक बोला जाता है। ठीक है, इनके लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है। मतलब हम इस सिद्धांत को, इस डिटेक्टर को ऑलमोस्ट 6 प्रकार के क्षेत्रों में विभक्त करेंगे और उनसे संबंधित जो डिटेक्टर होंगे उनके आधार पर उनको नाम दिया जाता है। गैस के आयनन पर आधारित गैस या डिटेक्टर सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखें, आयनन कोष्ठ, आनुपातिक गणितर और गाइगर मूलर गणितर, जिसे गिगर मूलर भी बोल सकते हो, गाइगर मूलर भी बोल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीएम काउंटर का नाम आपने बहुत सुना होगा, प्रोपोर्शनल काउंटर और आयनाइजेशन चैम्बर। और इस प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद हम इन तीनों को डिटेल से अलग अलग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वर्क करते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गैस के आयनन पर आधारित जो डिटेक्टर्स होते हैं, उनका सिद्धांत क्या है, वो कैसे काम करते हैं, किस प्रकार के क्षेत्रों में उनको बांटा जाता है, आज की वीडियो में हम कंप्लीट इसको देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, अगर आप सिर्फ इस एक वीडियो को पूरा ढंग से देख लेते हैं तो। साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। इस प्रकार के सभी डिटेक्टर में एक आयनन कोष्ठ होता है। किस प्रकार के डिटेक्टर में? जो गैस के आयनन पर आधारित होते हैं, उस सिद्धांत पर वो आधारित होते हैं, जिसमें एक धात्विक बेलनाकार पात्र के मध्य एक पतला तार लगा होता है। उस तार को एनोड कहते हैं, मतलब वो एनोड का कार्य करता है। और जो धात्विक नली होती है वो कैथोड का कार्य करती है। और उन दोनों के बीच में उच्च दिष्ट वोल्टता, हाई डीसी वोल्टेज जो है आरोपित की जाती है, लगाई जाती है। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस प्रकार का डायग्राम आपके सामने रहेगा। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक धातु की नली है, इस प्रकार का एक प्रकोष्ठ है। इसमें यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये विद्युत रोधी पदार्थ हैं। इसके बीच में ये जो तार दिखाई दे रहा है, ये है एक धातु का तार, जो किसका काम करेगा? जो एनोड का काम करता है। ठीक है, ये धातु की नली जो है वो आपको बताया मैंने कैथोड का काम करती है। ये पूरा जो चैम्बर है, इसको आयनन कोष्ठ बोला जाता है। इसमें होगी गैस, और वो गैसें कौन सी होती हैं? आर्गन CO2 का मिश्रण हो सकता है, या आर्गन और CH4 मीथेन का भी मिश्रण हो सकता है। इसमें क्या किया जाएगा? आवेशित कण इसमें से गुजारा जाता है, आयनकारी कण का पथ है। और मैंने आपको बताया कि आवेशित कण की जगह आप अल्फा, बीटा, गामा रे, एक्स किरण या फोटोन आदि भी ले सकते हैं, जिनके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि ये तो मैंने बताया आपको कि ये है आपका एनोड जो तार होता है, और ये आपका धातु का जो बेलनाकार नली है वो है कैथोड। इनके बीच में हाई डीसी वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे
और इसको चेंज भी आप कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कैपेसिटर जोड़ा जाएगा और एक यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ा जाएगा और यहाँ से जो आउटपुट मिलेगी उसको एम्पलीफायर प्रवर्धक को दे दिया जाता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहेगी। तो आपको सिर्फ डायग्राम याद रखना है, डायग्राम को देख के इसमें क्या क्या कैसे ऐड किया गया है वो सभी संरचना स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। स्ट्रक्चर कभी याद करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। आयनकारी जो कण है उसके रूप में मैंने बताया एक्स किरण, फोटोन, अल्फा, बीटा, गामा किरणें ली जाती हैं। जैसे ही आयनीकरण कण नली में प्रवेश करता है वह गैस को क्या कर देगा, आयनित कर देगा। यहां देख सकते हो जैसे इसमें ये प्रवेश करेगा ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या कर देगा, आयनित कर देगा और उन आयनन के कारण जो आयन बनेंगे उन आयन के गमन से, उन आयनों के गतिमान होने से धारा जो बहेगी उसे आयनन धारा बोला जाता है। अब जो आयनन धारा कम आएगी ज्यादा आएगी वो डिपेंड करेगा कि आपने जो वोल्टेज अप्लाई की है वो कितनी है, यानी आयनन धारा आरोपित वोल्टता पर निर्भर करती है और उस वोल्टेज के कम ज्यादा होने से आयनन धारा में जो परिवर्तन होगा उसको ग्राफ के द्वारा हम दिखाएंगे और 6 क्षेत्रों में हम बांट के चलेंगे। उन्हीं 6 क्षेत्रों पर आधारित आपका ये जो प्रिंसिपल है इसका डिटेक्टर का। तो देखें यहाँ पे कि ये आप यहाँ पर देख सकते हो एक्स अक्ष पे आरोपित वोल्टता ली गई है V और यहाँ पर V1, V2, V3, V4, V5 अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित वोल्टेज हैं और ये Y अक्ष के ऊपर हमने जो ले रखा है वो है आयनन धारा I का मान। तो ये आप ग्राफ देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है पहले इस तरीके से अल्फा कण के लिए ऐसे जाएगा और बीटा कण के लिए पहले ऐसे जाएगा और यहाँ पर क्षेत्र आपका जो V4 है यानी चौथा क्षेत्र है इसके लास्ट में जाके ये दोनों ग्राफ है वो मिल जाते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो अब इसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि जो फर्स्ट क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन रीजन यानी पुनर्संयोजन क्षेत्र। इसमें क्या होता है, आयनों का पुनर्संयोजन होता है। सेकंड जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं आयनाइजेशन चैम्बर रीजन या इसे सैचुरेशन रीजन भी बोला जाता है। तीसरा जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल रीजन यानी अनुपातिक क्षेत्र, दूसरे को आयनन प्रकोष्ठ क्षेत्र बोलते हैं। चौथा है वो है लिमिटेड प्रोपोर्शनल क्षेत्र यानी कि सीमित अनुपातिक क्षेत्र। पांचवा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है गाइगर मूलर रीजन, गाइगर मूलर क्षेत्र। और लास्ट वाला है कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन, अविरत विसर्जन क्षेत्र इसको बोला जाता है। अब आइए डिटेल से इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये जो ग्राफ है वो कैसे आता है, क्या कहता है, किस प्रकार के रीजन अलग अलग बांटे गए हैं, कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 आता है पुनर्योजन क्षेत्र बोल सकते हो, पुनर्संयोजन क्षेत्र बोल सकते हो। इंग्लिश में इसको रिकॉम्बिनेशन क्षेत्र बोला जाता है। इसमें आरोपित वोल्टता V अल्प होने के कारण जब स्टार्टिंग में बहुत कम होती है उस कंडीशन में धनायन और ऋणायन है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पुनर्संयोजित हो जाते हैं। मतलब जैसे ही आयनन होगा पहले अलग अलग होंगे लेकिन वोल्टेज का मान कम होने की वजह से वापस से रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो जो धारा आएगी वो बहुत कम मान की आती है और वोल्टता बढ़ाने पर यह पुनर्संयोजन है वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा और पुनर्संयोजन जितना कम होगा उतनी धारा का मान बढ़ेगा। यानी कि ये हमारा पहला क्षेत्र था जिसमें धारा का मान काफी कम होता है, यानी क्योंकि उसमें पुनर्संयोजन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो धारा का मान जो है बीटा के लिए इतना है और अल्फा के लिए ये आती है वैल्यू यहाँ पर पहले क्षेत्र में। दूसरा जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं आयनन कोष्ठ क्षेत्र यानी आयनाइजेशन चैम्बर रीजन। इसमें क्या होता है, जो आपकी वोल्टेज है, अप्लाई वोल्टेज है वो देखें यहाँ V1 तक तो पहला क्षेत्र कंप्लीट होगा। तो जैसे ही आपकी आरोपित वोल्टता है वो V1 से ज्यादा होगी या V1 पे होगी उस कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुनर्संयोजन है वो बंद हो जाएगा और यहाँ पर जो सबसे पहले आयनन हुआ था प्राथमिक आयन के कारण प्रतिरोध के सिरों पर आयनन धारा प्रवाहित हो जाएगी, क्योंकि जितना पुनर्संयोजन कम होगा तो फ्री आयन ज्यादा बचेंगे और वो जब चलेंगे प्रवाहित होंगे तो आयनन धारा पैदा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप वोल्टता बढ़ाओगे तो धारा के मान में वृद्धि नहीं होती है, वो एक फिक्स हो जाती है। इसी वजह से इसे संतृप्त क्षेत्र सैचुरेशन रीजन भी बोला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक कांस्टेंट टाइप का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। ये ग्राफ प्रैक्टिकली है लेकिन हम कॉपी में तो इसको रफली टाइप से बनाते हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल तो प्रैक्टिकल करते हैं तो ही हमारे पास रीडिंग की वजह से आता है। तो
इसे संतृप्त क्षेत्र इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसमें धारा का मान है वो एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, कांस्टेंट टाइप का बन जाता है। यहाँ पर जो धारा स्पंद है, मतलब जो ग्राफ ऊपर बढ़ा, उसकी ऊंचाई प्राथमिक आयनन पर निर्भर करती है, आरोपित वोल्टता पर नहीं। यानी सबसे पहले आयनन कितना होगा इस बात पर निर्भर करेगा कि धारा स्पंद की ऊंचाई क्या होगी। जैसे आप देख सकते हैं अल्फा और बीटा की एनर्जी अलग अलग होने से बीटा के लिए ये यहाँ पर वैल्यू इतनी है और अल्फा के लिए इतनी है, जबकि वोल्टेज तो दोनों पे सेम अप्लाई की गई है, फिर भी अल्फा के लिए ज्यादा है धारा स्पंद का मान ये ऊंचाई और बीटा के लिए कम है, क्योंकि सबसे पहले आयनन कितना होगा इस बात पर इनका जो धारा स्पंद है वो निर्भर करेगा। साधारणतः इसका उपयोग अल्फा कणों की ऊर्जा ज्ञात करने में किया जाता है। किसका उपयोग? जो दूसरा क्षेत्र है आयनाइजेशन चैम्बर, उसका उपयोग अल्फा कणों की ऊर्जा ज्ञात करने में किया जाता है। फिर इसके बाद आता है मोस्ट इंपोर्टेंट अनुपातिक क्षेत्र प्रोपोर्शनल काउंटर, यदि वोल्टता V2 से ज्यादा करें। अब देखें V2 कहाँ है, V2 आप यहाँ पर आ गए हैं, जैसे जैसे आगे क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे तो V3 V4 V5 ऐसे चलता जाएगा। यहाँ देखें आप, इसमें कुछ सिमिलरिटी है कि जब ये तीसरा क्षेत्र आता है प्रोपोर्शनल काउंटर, तो यहाँ पर V2 का मान जितना है उससे जैसे ही वोल्टता का मान ज्यादा करोगे तो आप देख सकते हैं दोनों कणों के लिए आपको एक समांतर रेखा यहाँ पर प्राप्त होंगी, यानी इस कंडीशन में वक्र है वो समांतर प्राप्त होते हैं, समानुपातिक क्षेत्र, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है। अनुपातिक बोल दो, समानुपातिक बोल सकते हो। आयनन की संख्या प्राथमिक आयनन से यहाँ पर अधिक हो जाएगी। इस अवस्था में एनोड के पास इलेक्ट्रॉनों का एवलांस उत्पन्न हो जाएगा। देखिए एनोड पॉजिटिव वाला होता है और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, तो आकर्षित होंगे। और एवलांस का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन बीम, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन का पुंज वहां पर इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि वो उसको आकर्षित कर लेगा। उस वजह से वोल्टता और बढ़ाने पर धारा स्पंद की ऊंचाई लगभग चरघातांकी रूप से बढ़ती जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉनों पर आयन युग्मों की संख्या प्राथमिक आयनन के समानुपाती होती है और वो समानुपाती नियतांक जो m है वो गुणन कारक के रूप में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हमेशा ही। इसके साथ साथ यहाँ पर धारा स्पंद की ऊंचाई जो है वो प्राथमिक आयनन द्वारा आयन कोष्ठ में वह ऊर्जा के क्या होती है, तुल्य होती है। यानी धारा स्पंद की ऊंचाई अगर ज्यादा होगी तो आयनन कोष्ठ में जो ऊर्जा है वो ज्यादा होगी, ऊर्जा खर्च है वो ज्यादा होगी, और ऊंचाई कम है तो ऊर्जा खर्च है वो कम होगा। इस क्षेत्र में विभिन्न कणों के लिए, विभिन्न कणों में कौन कौन से आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा एक्स किरण फोटोन आदि, इनके वक्र होते हैं समांतर। अभी मैंने ग्राफ में बताया था दोनों के वक्र समांतर आते हैं तीसरे क्षेत्र में, जैसा कि अल्फा और बीटा के लिए हमारे पास डायग्राम में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम अल्फा बीटा गामा की ऊर्जा इस क्षेत्र में हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र आपका होता है। 4 नंबर पे आता है सीमित अनुपातिक क्षेत्र, यानी लिमिटेड हो जाता है, इसका मान लिमिटेड हो जाता है जब V यानी आपकी जो आरोपित वोल्टता है उसको V3 से ज्यादा किया जाता है। यानी आपकी V3 है थर्ड क्षेत्र तक, उससे ज्यादा किया जाएगा तो जो धारा स्पंद है उसकी ऊंचाई प्राथमिक आयनन पर निर्भर नहीं करती है। यहाँ पर पॉजिटिव आयन कैथोड से टकराकर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने लग जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के एवलांस में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी जो पहले वाले इलेक्ट्रॉन एवलांस था, इलेक्ट्रॉन बीम थी, उनमें बाधा उत्पन्न करेंगे। इस कंडीशन में एक कंडीशन ऐसी आएगी कि कणों के लिए धारा स्पंद की ऊंचाई लगभग क्या हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। यहाँ पर ग्राफ में आप देख सकते हो, ये आपका जो यहाँ पर है आपका देखें लगभग यहाँ पे जाके इस क्षेत्र में ये दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद इसमें आप देखें कि यह क्षेत्र किसी भी कण की ऊर्जा का मापन करने में उपयोगी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों के क्षेत्र वो मिल रहे हैं। अल्फा बीटा हमने 2 दिखाए ग्राफ में और दोनों के क्षेत्र एक जगह जाके मिल जाते हैं, इसका मतलब वहाँ पे अलग अलग डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसमें धारा स्पंद की ऊंचाई है वो अलग अलग कणों के लिए एक ही हो जाती है, इसलिए ये उपयोगी नहीं होता। इसके बाद का हमारा क्षेत्र आता है 5 नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइगर मूलर जिसे बोलते हैं, गाइगर क्षेत्र जिसे बोलते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, यही आपका काउंटर भी आएगा आगे, नेक्स्ट इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपने आरोपित वोल्टता को V4 से ज्यादा कर दिया, यानी आपका जो 4 नंबर क्षेत्र था, रीजन था, उससे आप आगे चले गए हैं। तब धारा स्पंद की ऊंचाई प्रारंभिक आयनन और आरोपित वोल्टता पर निर्भर नहीं करेगी, यानी सबसे पहले जो आयनन हुआ उस पर निर्भर नहीं करेगी। यहाँ पर धारा स्पंद की ऊंचाई जो है इस क्षेत्र में हम जिस उपकरण को काम में लेंगे उसे गीगर मूलर गणित कहते हैं। जीएम काउंटर आपने नाम सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और
बहुत ही प्रचलित नाम है। इसके द्वारा आप अल्फा, बीटा, गामा और कॉस्मिक रेज सभी का डिटेक्शन कर सकते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ इस रीजन में एवलांस जो है वो एनोड के अनुदिश एक समान रूप से फैल जाता है, यानी एनोड के साथ साथ जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन पुंज है, वो ऐसे फैल जाएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रीजन जो है, ये जो ग्राफ है वो शो करता है आपका गाइगर मूलर गणित्र को। बस इसके अंदर 5 ही होते हैं मुख्य तरीके से रीजन, तो इसके बाद काम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसका छठा रीजन और होता है जिसका नाम दिया गया है अविरत विसर्जन क्षेत्र, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। इसमें क्या होता है, जो आरोपित वोल्टता है वो जब आप V5 यानी गाइगर मूलर जो क्षेत्र है उससे ज्यादा करते हैं तो जो गैस है उसका अविरत विसर्जन प्रारंभ हो जाता है, जो आयनकारी कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है। यानी आयनकारी कण की ऊर्जा क्या है उस पर वो डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। तो इस क्षेत्र का उपयोग है वो डिटेक्शन में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपके आयनकारी से किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो गैसों का आयनन है और उसका डिटेक्शन है वो हमने 6 प्रकार के क्षेत्रों के आधार पर पढ़ा है। और इसके आगे हम डिटेल से 3 मैंने आपको इसके पार्ट बताए थे। आयनन कोष्ठ बताया था एक आपको अनुपातिक क्षेत्र बताया था और एक बताया था गाइगर मूलर गणित्र। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये जो सिद्धांत है इसका, इस पर आधारित हैं, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्लाउड चैम्बर वगैरह 2-3 और भी हैं, उनको भी डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक से शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके पास इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी नोट्स के साथ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और विद्यार्थियों तक इसे जरूर पहुंचाएं, ताकि हर एक विद्यार्थी जो बीएससी से जुड़ा हुआ है, जो पढ़ना चाहता है, वो अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके और अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। धन्यवाद।